जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे NCERT सार संग्रह श्रृंखला भारतीय राज्य व्यवस्था का भाग 3। इससे पूर्व हम भाग 1 तथा भाग 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियोस देख सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य को, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यूपीएससी तथा अन्य अदर स्टेट्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। तो देखेंगे भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। चलिए आगे देखेंगे, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को जो है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान को या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो दोस्तों, यहां पर मैं जो भी आपको फैक्ट बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम्स के लिए आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों, उत्तर होगा मौलिक अधिकारों के। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत समानता के अधिकार का जो विस्तार है ये अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार या राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 14 जो है यहां पर उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत यहां पर दिया गया है, जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट, यहां पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, उत्तर होगा अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, ठीक है। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समता या समानता की गारंटी प्रदान करता है। तो दोस्तों, उत्तर होगा अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2), ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, संवैधानिक उपबंध यहाँ पर चार्ट दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोस्तों चार्ट यहाँ पर दिया गया है। चलिए देखेंगे, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से है, तो यहां पर चर्चा करेंगे। देखिएगा, पहला है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ठीक है। इसका वर्णन हमें अनुच्छेद 15 में देखने को मिलता है। दूसरा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16 में इसका वर्णन है। तीसरा देखेंगे, वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 19 में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये भी जो है यहाँ पर भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। आगे है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 29 में इसका हमें वर्णन देखने को मिलता है। आगे देखेंगे, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 30 में हमें देखने को मिलता है। ये भी हमारे भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, ठीक है, यानी कि जो भारतीय तथा विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है। तो देखिएगा, पहला है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ठीक है, अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन है। सेकंड है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। आगे देखेंगे, जीवन का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 21 में वर्णन है, जो कि भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को दोनों को प्राप्त है। आगे देखेंगे शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21(a), ठीक है। नेक्स्ट है
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, ठीक है, आर्टिकल 22, ठीक है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24। आगे है धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 तथा 27 एवं अनुच्छेद 28 में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है, जो कि भारतीय एवं विदेशी दोनों नागरिकों को मूल अधिकार के रूप में प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है? तो दोस्तों उत्तर होगा अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज है। आगे देखिएगा, संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक क्या है? दंडनीय अपराध है। नोट करते हुए चलिएगा। आगे देखेंगे अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो दोस्तों अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 19 के अंतर्गत यह प्रावधान हमें देखने को मिलता है। आगे है भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर होगा अनुच्छेद 19A के अंतर्गत जो है यह अंतर्निहित है। आगे देखेंगे एक महत्वपूर्ण यहां पर फैक्ट दिया गया है, भारतीय संविधान में आर्थिक समानता या इकोनॉमिक इक्वालिटी समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखिएगा एक चार्ट यहां पर दिया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से यहां पर इस चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत छह स्वतंत्रताएं दी गई है। उन 6 स्वतंत्रताओं को हम यहां पर चर्चा करेंगे, ठीक है। पहली है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(a) में इसका वर्णन देता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(g) में इसका वर्णन है। तीसरा है भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार, आर्टिकल 19(1)(e), ठीक है। आगे है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(d) में इसका वर्णन है। आगे देखिएगा संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(c) में दिया गया है। नेक्स्ट शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(b) में इसका यहां पर समाधान हमें देखने को मिलता है। चलिए ये थी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों इसका वर्णन हमें अनुच्छेद 20(c) में देखने को मिलता है। आगे है संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 20 उत्तर होगा। नेक्स्ट है यहां पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों उत्तर होगा अनुच्छेद 21। नेक्स्ट मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो दोस्तों उत्तर होगा अनुच्छेद 24, ठीक है। नेक्स्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। नोट करते हुए चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर जानकारी दी गई है। नेक्स्ट देखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर होगा मौलिक अधिकार। नेक्स्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका या जुडिशरी को जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? बहुत ही जबरदस्त है। तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार उत्तर होगा। देखेंगे अनुच्छेद 32 में इसका यहां पर वर्णन हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता या पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका या रिट दायर की जाती है? तो दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण उत्तर होगा। नेक्स्ट, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? तो दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल वाद, जो कि 1973 का है। इसके अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार या प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है यह प्रावधान किया गया था। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किस प्रकार की अधिकार है? तो दोस्तों ये उत्तर होगा वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार या राइट टू इंफॉर्मेशन एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये यहां पर प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? तो दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6) के अंतर्गत जो है यह प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिएगा, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो दोस्तों ये एक प्रकार का मूल अधिकार है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत इसका हमें वर्णन देखने को मिलता है। तो यहां पर पूछा गया कि वह कौन सा मूल अधिकार है या मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? अब देखिए ये जो प्रश्न है कई बार यहां से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो उत्तर याद रखेंगे वर्ष 1976 में। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर मूल अधिकार तथा उनके संबंधित अनुच्छेद यहां पर चार्ट के माध्यम से दिए गए हैं। तो देखेंगे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों को या कार्यों के प्रबंध का अधिकार प्राप्त है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है, नोट करते हुए चलिएगा। अब देखिए जितने भी मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या फैक्ट थे वो हम कवर कर चुके हैं। अब यहां पर हम देखेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो दोस्तों उत्तर होगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट है, लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो दोस्तों उत्तर होगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में, जो कि भाग 4 में दिया गया है। आगे है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था है राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है। समान आचार संहिता या समान आचार संहिता राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निदेशक तत्व है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण यहां पर सूचना है। चलिए नेक्स्ट है, नीति निदेशक सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों ये एक वाद योग्य नहीं है। आगे देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 43 क में। नेक्स्ट, भारत के संविधान में सम्मान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहां किया गया है? तो दोस्तों राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में जो है इसका प्रावधान देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति के निदेशक तत्वों से या निदेशक तत्वों में निहित है। आगे बढ़ेंगे,
राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखेंगे अनुच्छेद 51। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाएगा, यह कथन किसका है? तो दोस्तों केटी शाह के द्वारा यह कथन दिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर चार्ट के माध्यम से नीति निर्देशक तत्व तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को समझेंगे। चलिए आर्टिकल 36 है यहाँ पर अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा को दर्शाता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38 है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38(2) आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 को पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 39 को देखिएगा, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे कि सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 घ, तो यहां पर पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित बात यहां पर दी गई है। अनुच्छेद 39 अड़ देखेंगे, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अव्यवस्था का दुरुपयोग न हो। नेक्स्ट है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, यहां पर हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 41 देखेंगे, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 है काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। चलिए आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 43 को देखिएगा, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 खो है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंध को बढ़ावा देना इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 44, बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोस्तों आर्टिकल है, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता इसमें वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 46 SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध यहां पर किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास से संबंधित हमें वर्णन यहां पर देखने को मिलता है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 48 को, तो दोस्तों यहां पर पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 49 देखेंगे आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। नेक्स्ट अनुच्छेद 51 है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित। तो दोस्तों ये थे नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब यहां पर एक फैक्ट दिया गया है, मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। अब देखिएगा इसी वीडियो के अंतर्गत हम तीसरे टॉपिक को कवर करेंगे, मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। तो दोस्तों किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों पूर्व सोवियत संघ यानी USSR के द्वारा। ठीक है, यानी यहां से जो है इस उपबंध को लिया गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो दोस्तों भाग 4A में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट है स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में इसमें गठित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है
भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों 86वें यानी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है? तो दोस्तों नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य के अंतर्गत। आगे है, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? तो दोस्तों ये एक प्रकार का नैतिक कर्तव्य या मोरल ड्यूटी है। नेक्स्ट देखेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। आगे देखेंगे, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 51 को 5 में इसका वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो दोस्तों मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, इन्हें हम यहां पर देख लेंगे। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक है। सेकंड है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। चलिए तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा देखेंगे, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नेक्स्ट, पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला है, हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां देखेंगे, भारतीय प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव सम्मिलित है की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। आठवां देखेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां देखिएगा, व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। अगला है 11वां, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता को और संरक्षक जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये थे 11 मूल कर्तव्य। अब यहां पर देखिएगा, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा? तो दोस्तों विजय हिमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया था। अब यहां पर देखिएगा एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ PIL। तो दोस्तों ये कहा जाता है मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी का भाग 3, जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।